कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार में पाश्चात्य शिक्षा और किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में पाश्चात्य शिक्षा ने योगदान दिया था उसके बारे में। साथ साथ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि जो प्राचीनतम जो बिहार में शिक्षा केंद्र थे वो कौन कौन से थे और अभी तक उसका नाम क्यों लिया जाता है और उसकी क्या विशेषताएं थी। तो इन सब तथ्यों को आज जानेंगे। और आज हम लोग यानी पूरे प्राचीन बिहार के इतिहास के जो शिक्षा केंद्र हैं उसको भी पढ़ेंगे। पाश्चात्य जो शिक्षा का प्रसार हुआ है अंग्रेज़ों के समय में किस प्रकार से आगे बढ़ा है उसको भी देखेंगे। और फिर आगे चल कर के अभी वर्तमान की क्या स्थिति है उसको भी हम लोग देखेंगे। और आप लोग लगातार वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। और जो बीपीएससी एक अपना स्टैंडर्ड फॉलो करेगी तो उसके अनुसार हम सारे टॉपिक को आपको करवा रहे हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि अब न्यूज़ जो सर्कुलेट हो रहा है, थोड़ा सा पहले मैं आपको न्यूज़ बता दूं क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और यह न्यूज़ जो सर्कुलेट हुआ है कि बिहार में जल्द होगी शिक्षक बहाली परीक्षा और जून के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जा सकती है। यानी आपका एग्ज़ाम बहुत लेट जाएगा तो जुलाई फर्स्ट वीक, ठीक है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि सितंबर चला जाएगा लेकिन नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि सितंबर में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि आपका क्या है कि नेक्स्ट आगे 69th का भी एग्ज़ाम लेना है बीपीएससी को, तो वो नहीं चाहेगी कि ज़्यादा टेंशन उस समय ले, तो वो जो है पहले आपका एग्ज़ाम करवा देगी, ठीक है। और सरकार का भी गाइडलाइन है कि बहुत जल्द एग्ज़ाम करवाया जाए, तो इसीलिए आपका एग्ज़ाम जून लास्ट वीक या फिर आपका क्या हो जाएगा जुलाई फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये बात एकदम कंफर्म याद रखिए आप, ठीक है। अब आपके पास बहुत कम टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए। उसके बाद बीपीएससी ने अप्रैल तक बोला है कि पूरा जितने भी विद्यालय हैं, हाई स्कूल जितने भी रिक्ति है और जो जिलाधिकारी ने नहीं भेजा है तो उन पे शौकॉज भी आ गया है, तो वो बहुत जल्द भेज देंगे सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो क्या लिखा गया वो देखिए। बीपीएससी में विज्ञापन को लेकर हुई तेज, नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी एक साथ देंगे परीक्षा। एक और बात निकल के आई कि जो नियोजित शिक्षक हैं, ठीक है, जो भी टीचर हैं वो और जो स्टूडेंट हैं, जो नए जिनकी बहाली नहीं हुई है और जो बहाल हो चुके हैं, वो दोनों साथ ही परीक्षा देंगे। सभी पदों के लिए एक ही साथ निकाला जाएगा विज्ञापन और एक ही दिन प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक स्कूल की होगी परीक्षा। एक ही दिन में 2 शिफ्ट कर देगा, ठीक है। उसमें आपका एक दिन में हो जाएगा और उसके बाद एक दिन आपका क्या हो जाएगा, हाई स्कूल का हो जाएगा, ठीक है। और सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये सबसे बड़ी विशेषता है। उसके बाद मई के पहले सप्ताह तक आपका सिलेबस जारी हो जाएगा। जैसा कि हम लोग बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को कि सिलेबस बहुत जल्द आ जाएगा। मई के फर्स्ट वीक तक निश्चित तौर पे आपका सिलेबस आ जाएगा, ठीक है। और 20 मई तक आपका एग्ज़ाम का जो है विज्ञापन जारी हो जाएगा। और फिर जो है क्या होगा कि रिजल्ट होने के बाद सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन जो है शिक्षा विभाग करेगी, ना कि बीपीएससी करेगा। और 25 अप्रैल तक, ठीक है, सारे जो भी शिक्षा विभाग के द्वारा है वो रिक्तियां बीपीएससी को भेज दी जाएगी, ठीक है। तो शिक्षा विभाग अब तक आयोग को नहीं सौंपा है रिक्तियां, जो कि 25 अप्रैल तक भेजने की उम्मीद है। ये अभी आपका करंट न्यूज़ है, ठीक है। किसी भी अभ्यर्थी ने इसको डाला है तो गलत नहीं डाला है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। आप लोग बस पढ़ाई पे ध्यान दें और देखें किस प्रकार से मैं आपको अच्छे से कंप्लीट करवाता हूं। और बहुत ही नॉलेजेबल ज्ञान कह सकते हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि होगा और क्लास जितने भी होंगे वो अति महत्वपूर्ण होंगे। और लाइव सेशन आपका मैं फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं रिकॉर्डेड वीडियो ही डालूंगा क्योंकि अभी मेरे पास टाइम का थोड़ा सा अभाव है। मैं जो है टाइम निकाल लूँगा और पूरा अच्छे से आपको कंप्लीट कराऊंगा लाइव सेशन, जितना टाइम लगेगा। लेकिन आपको मैं बेहतरीन तरीके से करा दूंगा कि आपको कहीं भी एग्ज़ाम निकालने में दिक्कतें नहीं आएगी। आप बस भरोसा कीजिए
और बहुत सारा वीडियो और ऐप में मैंने पूरा लगभग एनिशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न वर्ल्ड, बिहार स्पेशल, टीचिंग एप्टीट्यूड सारा कुछ करा रखा है और डेली बेसिस पे अपडेट भी दे रहा हूँ। तो आप लोग घबराइए नहीं, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब जैसे ये टॉपिक है आपका बिहार में पाश्चात्य शिक्षा या प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के शिक्षा व्यवस्था जो थी पाश्चात्य, उसकी क्या भूमिका रही। चलिए, इसको भी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे कि बिहार प्राचीन समय से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में अगर कहीं पहला विश्वविद्यालय बना तो वो हमारे राज्य में ही बना था और वो था नालंदा विश्वविद्यालय। तो आप लोग जानते होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय अपने बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, पूरे विश्व में जाना जाता था और नालंदा विश्वविद्यालय में पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, ठीक है। और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, जैसे दर्शन का हो गया, धर्मशास्त्र का हो गया, उसके बाद ज्योतिष विज्ञान की हो गई, गणित का हो गया, विज्ञान का हो गया, इन सब सब्जेक्ट का विषय की पढ़ाई होती थी। साथ साथ बौद्ध दर्शन, बौद्ध शिक्षा की भी पढ़ाई अच्छे तरीके से होती थी। और यहाँ पे मेन रूप से ये लोग जो बौद्ध धर्म को मानते थे वो महायान शाखा के थे, ये भी याद रखेंगे, महायान शाखा के थे। महायान, देखिए बौद्ध धर्म दो भागों में बंटता है आगे चल करके, हीनयान और महायान। महायान वाले गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में मानते हैं, जबकि हीनयान वाले उनको एक साधु सन्यासी के रूप में केवल मानते हैं, तपस्वी के रूप में मानते हैं। तो महायान शाखा का ही है ये आपका कौन, नालंदा विश्वविद्यालय। और कई बार इसकी स्थापना पूछ दिया जाता है कि किसने किया था, तो याद रखेंगे इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। किसने किया था, कुमारगुप्त ने, और लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया था, लगभग 450 ईस्वी सन के आसपास, ठीक है, 5वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है, सॉरी मैंने ईस्वी पूर्व बोल दिया, 5वीं शताब्दी में हुआ था और लगभग 450 ईस्वी सन के आसपास जो है इसकी स्थापना हुई थी। और किसने करवाया था, तो कुमारगुप्त, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना करवाई थी। और इसकी ख्याति जो है हर्षवर्धन के समय में, यानी 6ठी सदी में जाकर के इसकी ख्याति बहुत विश्व विख्यात हो गई और पूरे विश्व से लोग यहाँ पर पढ़ने आने लगे। और ह्वेनसांग आपको पता होगा कि हर्षवर्धन काल में आया था और उसने भी जो है बौद्ध शिक्षा यहीं से ली थी, नालंदा विश्वविद्यालय से, ठीक है। तो ये सब आपके अति महत्वपूर्ण है। फिर आगे चल कर के बहुत सारे जो चीन के स्टूडेंट होते हैं, बौद्ध कह सकते हैं कि बौद्ध भिक्षु, वो लोग भी ज्ञान अर्जन करने के लिए आते हैं। फिर 6ठी सदी में आप देखिएगा, 7वीं सदी में आपका इत्सिंग भी आता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे चीन के, तिब्बत के, ये तारनाथ नाम रहता, लामा तारनाथ सॉरी, वो भी आते हैं। फिर बहुत सारे यहाँ पे आप देखेंगे कि विद्वान आकर के यहाँ पे शिक्षा अध्ययन करते हैं। तो मेन रूप से आपको यहाँ से यही पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो लगभग 450 ईस्वी सन में हुई थी। 5वीं शताब्दी भी आप सीधे दे सकते हैं। और किसने किया था, तो कुमारगुप्त ने किया था। और यहाँ पे क्या चीज़ की मेन रूप से पढ़ाई होती थी, तो यहाँ पे मेन रूप से आपका बौद्ध दर्शन, फिलॉसफी, ठीक है, साथ साथ धर्मशास्त्र, ज्योतिष विज्ञान, ठीक है, गणित, ये सब विषय की पढ़ाई होती थी। और आप देखेंगे कि आगे चल कर के बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बन जाता है। लगभग यहाँ पे 1500 से ज़्यादा शिक्षक थे, ठीक है, कितने शिक्षक थे, तो 1500 से ज़्यादा, और लगभग 8000 प्लस स्टूडेंट रहते थे। तो ये अपने आप में नालंदा विश्वविद्यालय आज भी आप देखेंगे, उसका खंडहर आप देख सकते हैं नालंदा में है और अपने गौरवमयी इतिहास की बखान कर रहा होता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय से यही सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपका है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये जानिए कि भागलपुर के पास है और इसके कुछ अवशेष मिले हैं और ये पाल शासक धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। ये याद रखेंगे, किसके द्वारा बनवाया गया था, तो पाल शासक धर्मपाल के द्वारा यह विश्वविद्यालय बनवाया गया था। ये भी आपका बौद्ध दर्शन से ही जुड़ा हुआ है, खास करके यहाँ पर तंत्र विद्या की भी पढ़ाई होती थी और यहाँ पे तिब्बत से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए। कहाँ पे, तो विक्रम विश्वविद्यालय में। कहाँ है, तो इसके अवशेष कहाँ मिले हैं, तो
भागलपुर में। ठीक है, यही प्रश्न आपको बार बार यहाँ से पूछेगा। अब आते हैं यहाँ पे उदंतपुरी विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है बिहार शरीफ में पड़ता था, और ये सब अपने समय में, इसका भी स्थापना धर्मपाल ने ही करवाया था। पाल शासक जो थे धर्मपाल, उन्होंने ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था, और यह बिहार शरीफ में है। तो कई बार पूछ देता है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो बिहार शरीफ याद रखेंगे। और उस समय बिहार शरीफ शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र होता था, और ये सारे विश्वविद्यालय जो भी थे, नालंदा हो चाहे विक्रमशिला हो, उदंतपुरी हो, तो बख्तियार खिलजी ने ये सब को नष्ट कर दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बौद्ध धर्म का पूरे विश्व में प्रसार हो, क्योंकि वो लोग इस्लाम धर्म को मानते थे। और यह लगभग 11वीं 12वीं सदी के आसपास की घटना है, जब बख्तियार खिलजी ने पूरे जो भी ये सब विश्वविद्यालय है इसको नष्ट कर दिया, और भारत और बिहार के गौरवमयी जो इतिहास है और जो शिक्षा के जगत में इतना आगे था, वो थोड़ा सा पीछे हो गया। ठीक है, तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय या कह सकते हैं उदंतपुरी विश्वविद्यालय या विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने तहस-नहस किया था, तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और देखिए, अंग्रेज़ों के समय में जो हमारे देश में पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत हुई, पहले तो क्या था कि गुरुकुल परंपरा हुआ करता था, और गुरुकुल के माध्यम से ही जो है स्टूडेंट्स पढ़ते थे, और कोई स्कूलिंग सिस्टम नहीं था कि 10 से 4 आपको स्कूल जाना है और वहाँ पढ़ाई करना है। ठीक है, तो मेन रूप से क्या था कि आपका जो भी टाइमिंग था वो किसी भी टाइम पे पढ़ाई होती थी। मतलब जिस प्रकार से हम देखते हैं गुरुकुल में कोई फिक्स टाइम नहीं होता है पढ़ाने का, या कोई व्यवस्था नहीं होती है उतनी, स्कूल का बिल्डिंग नहीं होता है, तो वो सब सिस्टम से चलते आ रहा था। लेकिन जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने थोड़ा सा सिस्टमेटिक किया, और पाश्चात्य शिक्षा को, जो कि भारत में पहले नहीं था, जो अंग्रेज लोग अपनी शिक्षा को यहाँ पे लाते हैं, और इसमें सबसे बड़ा श्रेय लॉर्ड मैकाले का होता है 1835 में। लेकिन उसके पीछे भी उसकी कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों की चाल थी, और अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि भूरे शरीर में, यानी कह सकते हैं भूरे चमड़े में गोरा दिमाग वाला व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, अंग्रेज़ों के दिमाग वाला व्यक्ति वो चाह रहे थे, यानी भारत से वह व्यक्ति क्या हो कि शारीरिक रूप से तो भारतीय हो लेकिन मानसिक रूप से अंग्रेज हो। इसलिए उन्होंने जो है पाश्चात्य शिक्षा को लाने का प्रयास किया। उन्हें एम्प्लॉय चाहिए था, एक वर्कर चाहिए था जो उनके लिए काम करे, और उसके लिए उनको जो है अंग्रेजी शिक्षा देनी आवश्यक था, क्योंकि वो लोग अंग्रेजी को ही फॉलो करते हैं, और अंग्रेजी में ही आगे मतलब वो समझ सकते थे अच्छे से भारत को। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि पाश्चात्य शिक्षा को लाया और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, और यह 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति आती है, उसके बाद से यह देखने को मिलता है। तो ये भी यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने हेडिंग यहाँ लिखा है, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास एवं राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। ठीक है, तो देखिए, पाश्चात्य शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजों का यहाँ पे कोई अच्छा नहीं था। उनका बस उद्देश्य यही था कि जो व्यक्ति हो वह शरीर से तो भारतीय हो लेकिन मानसिक रूप से वो अंग्रेज हो, और उसके लिए उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा लाया था। वो अपना एक वर्ग तैयार करना चाह रहे थे जो उनके तरह सोचे, उनके कामों में हाथ बटाए, इसीलिए उन्होंने लाया था। उनका शिक्षा देने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन उनको यह शिक्षा देना महंगा पड़ता है, क्योंकि यही शिक्षा आगे चल करके जब भारतीय नवयुवा जब अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करते हैं, पूरे विश्व के इतिहास को पढ़ते हैं, अमेरिकी क्रांति पढ़ते हैं, फ्रांस की क्रांति पढ़ते हैं, तो उनके अंदर भी एक क्रांति की भावना जागृत होती है और भारत को आज़ाद कराने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा आप देखेंगे कि आगे चल कर के जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं पाश्चात्य शिक्षा वाले ही स्टूडेंट्स थे, चाहे राजा राम मोहन राय हो जिन्होंने समाज सुधार स्टार्ट किया था, ठीक है, चाहे ईश्वरचंद विद्यासागर हों जो समाज सुधार आंदोलन 18वीं सदी में हुए या 19वीं सदी के शुरुआती चरण में हुए। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उन लोगों पर अंग्रेजी शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, और पूरे वैश्विक स्तर का जब लोगों के पास नॉलेज आया
तो लोग अंग्रेज़ों का विरोध करने लगे और भारतीय भी जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों का विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के लिए उसका पाश्चात्य शिक्षा देना भारतवासियों के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक जरूर हुआ। जो क्रांति धीरे धीरे होती, वो क्रांति में थोड़ी सी गति बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिहार में पाश्चात्य शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के संदर्भ में हुआ। ठीक है, वो अपने हित की ही पूर्ति कर रहे थे। साथ ही ब्रिटिश नीति का उद्देश्य अपने शासन को लंबे समय तक बनाए रखना रहा और इस शिक्षा नीति के स्वरूप को निम्नलिखित संदर्भ में देखा जा सकता है। हमने बहुत ढंग से इसको टेबल फॉर्मेट कर दिया। एक तरफ पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा को लिया, दूसरी तरफ प्रौद्योगिकी शिक्षा तकनीकी शिक्षा को लिया है कि कब तकनीकी विश्वविद्यालय बने, कब तकनीकी रूप से पढ़ाई जाने लगा। इंजीनियरिंग जैसे हो गया, मेडिकल हो गया, ITI हो गए, ये कब से होने लगे। उससे पहले क्या था, सबसे पहले हम लोग 19वीं सदी का पूर्वार्ध का चरण देखेंगे, यानी 19वीं सदी मतलब 1800 से 1900 का पीरियड। ठीक है, तो पूर्वार्ध मतलब 1850 से पहले की घटना। तो 1835 में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई कि मैकाले की शिक्षा घोषणा हुई। इसके तहत क्या हुआ कि अंग्रेजी को माध्यम बना दिया गया और बिहार के कई क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने के उद्देश्य से जिला स्कूलों की स्थापना कर दी गई। खास करके पटना और पूर्णिया में स्कूल इस समय में खोले गए। ठीक है, चूँकि बिहार बंगाल का केंद्र जो था, देखिए पूर्णिया इसीलिए है क्योंकि बंगाल उस समय जो थी अंग्रेज़ों की केंद्र में था, सेंटर में था, और उन्होंने शुरुआत में कलकत्ता को ही राजधानी बनाया था। तो इसलिए पूर्णिया चूँकि बंगाल के बगल में बिहार का पार्ट है, तो अभी हम लोग बिहार के ही टर्म को देख रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे पटना और पूर्णिया ही दिया है, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने सबसे पहले जिला स्कूलों की स्थापना की थी। ठीक है, तो कहाँ किया था, तो पटना और पूर्णिया में। और किस घोषणा के तहत, 1835 के मैकाले घोषणा के तहत। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट से याद रखिएगा, 1844 में एडम्स की साक्षरता सर्वेक्षण आया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एडम्स की साक्षरता सर्वेक्षण कब आया, तो 1844 ईस्वी में, जिसके अनुसार ये देखा गया कि बिहार बंगाल में बहुत ही न्यूनतम साक्षरता दर है और वो मात्र 7.5 है, जो कि सोचने वाली बात थी। अभी आपका 71% है, फिर भी पूरे भारत में सबसे नीचा है बिहार की साक्षरता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 7.5% ही थी उस समय बिहार की साक्षरता दर। ठीक है, अब सोच सकते हैं कि शिक्षा में हम लोग कितने पिछड़े हुए थे अंग्रेज़ों के समय में। ठीक है, उसके बाद 1847 में जो है पटना में सेंट जोसेफ स्कूल खोला गया और ईसाई मिशनरियाँ, चूँकि 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है और इसी के तहत क्या किया गया था कि जितने भी ईसाई मिशनरियाँ थे, चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को छूट दे दिया गया था कि वह भारत में आकर के अपना धर्म प्रचार कर सकती है, अपने विद्यालय को स्थापना कर सकती है। ठीक है, और इसी के बाद जो है 1 लाख रुपया उस समय का जो भी है शिक्षा पे खर्च करने की बात की गई थी। ठीक है, तो आगे चल करके जब ईसाई मिशनरियाँ आई तो देखिए किसी भी बुजुर्ग आदमी को धर्म परिवर्तन करना मुश्किल था, तो उसको पहले से शुरुआत से ही, बचपन से ही अगर माइंड में ईसाई के प्रति अगर सोच बदला जाए तो वो कन्वर्ट हो सकता है, धर्म परिवर्तन उनका हो सकता है, वो करवा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा को माध्यम बनाया और शिक्षा दे करके अभी भी आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल हैं, सेंट जोसेफ, सेंट माइकल, ठीक है, इन सब नाम से हैं और ये वास्तव में ईसाई मिशनरियों के द्वारा बनाए गए थे भारत में अंग्रेजी स्कूल। और वो मिशनरियाँ क्या करती थी, बचपन से ही उनको ईसाई धर्म के बारे में बताती थी, जिससे कि वो ईसाई धर्म के प्रति या हो सके तो वो ईसाई धर्म में भी जुड़ जाएं। ठीक है, इस तरह का उनका सोच होता था। तो उसके तहत जो सेंट जोसेफ स्कूल है पटना में 1847 में बनाया गया। आगे चल करके बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी इन मिशनरियों के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा, तो बिहार में 1847 में पटना में सबसे पहले ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो है सेंट जोसेफ स्कूल की स्थापना की गई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा, वुड डिस्पैच कब आया। ठीक है, वुड डिस्पैच क्या था, वुड डिस्पैच कब आया, तो ये अति महत्वपूर्ण है। देखिए जितना भी पॉइंट्स है इसमें अति महत्वपूर्ण है। अभी आप लोग भले हमारे महत्व को नहीं समझेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम में एक बार बैठेंगे उसके बाद आपको मेरी बात जरूर याद आएगी कि सर ने सारा कुछ पढ़ा दिया था, एक भी पॉइंट्स को छोड़ा नहीं था। मुझे अनुभव है कि बीपीएससी कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछता है। ठीक है, और मैं, आप लोग बहुत लोग हमें बोलते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव सेशन लीजिए। ऑब्जेक्टिव तो मैं लूँगा ही, ऐसी बात नहीं है कि मैं ऑब्जेक्टिव नहीं लूँगा, लेकिन मैं पहले चाहता हूँ कि आपका बेस थोड़ा सा बन जाए,
थ्योरी के बिना बीपीएससी आपका नहीं होगा। ये अन्य एग्जाम नहीं है, आप जो सुपर टेट और टीईटी वाला एग्जाम सोच रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा, जुलाई तक तो जान ही जाइएगा अच्छे से कि बीपीएससी क्या चीज़ है, ठीक है। और इतना आसान मत समझिए, ठीक है। हाँ, पढ़ने से आसान होगा, ऐसे सोचिएगा तब आसान नहीं होगा। कंपटीशन होगा और क्वेश्चन लेवल के पूछे जाएंगे, ऐसे ही आपको 60,000 सैलरी नहीं देने वाली है सरकार, जान लीजिए, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से जितना पढ़ा रहे हैं सुनिए, भरोसा कीजिए, अपना दिमाग लगाइएगा। तो वीडियो पे मत आइए, मत देखिए यूट्यूबर, चुपचाप जो है सोए रहिए। 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच आया और ब्रिटिश शासन के द्वारा किसी घोषणा पत्र में पहली बार व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया गया। अगर पूछा जाए कि कब तकनीकी शिक्षा पर पहली बार जोर दिया गया तो 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि वुड डिस्पैच कब आया था, तो 1854। उसकी क्या विशेषता थी कि तकनीकी शिक्षा जो ITI, पॉलिटेक्निक, ये सब जो है, इन सब शिक्षा, इंजीनियरिंग, ये सब की शिक्षा की बात की गई कि रोजगार उन्मुख और टेक्निकल एडुकेशन दिया जाए और इससे संबंधित स्किलों की स्थापना की सुझाव दिया गया कि बिहार में व्यावसायिक जो भी आपका कॉमर्स से रिलेटेड है वो, और साथ साथ आपके टेक्निकल स्कूल कॉलेज खोले जाएं। और वह किसका है, तो 1854 का वुड डिस्पैच के द्वारा, ठीक है। अब आ जाइए 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई। कब हुई? 1863 में। अगर पूछेगा पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई, और बिहार का सबसे पहला कॉलेज अब दिख गया आपको 1863 में, पटना कॉलेज। वो सब स्कूल था, इससे पहले जो हमने बताया वो स्कूल था, और ये आपका क्या 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई। यह बिहार में उच्च शिक्षा से संबंधित सबसे पुराना संस्थान माना जाता है। आगे चल करके 1917 में यहाँ से कला से संबंधित, 1917 में जाकर के पीजी विभाग कला से, और 1919 में पोस्ट ग्रेजुएशन विज्ञान से संबंधित भौतिक एवं रसायन विज्ञान जो भी है उसकी विभाग की स्थापना की गई। तो पटना कॉलेज में जो आपका शुरुआत में है, ठीक है, पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में ही हो गई, और सबसे उच्च शिक्षा लेने का सबसे पुराना संस्थान आपका पटना कॉलेज ही है। उसके बाद आगे चल करके 1917 में यहाँ से कला विषय से, आर्ट से आपका पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर और विभाग की स्थापना हुई, और फिर 1919 में विज्ञान में स्नातकोत्तर व्यवस्था की गई, ठीक है। पटना कॉलेज के ही तर्ज पर आगे चल करके बहुत जगह जो भी मेन जिला है, जैसे मुजफ्फरपुर, मुंगेर, रांची, हजारीबाग, चूँकि ये सब तो पहले बिहार के ही पार्ट थे, तो यहाँ पे शिक्षण संस्थान खोले गए। अब आ जाइए 1872 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई, और इनका नाम था इमदाद अली खां। अगर पूछेगा कि 1872 में मुजफ्फरपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया, तो इमदाद अली खां। यही विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में बिहारियों द्वारा किया गया शुरुआती संस्थागत प्रयासों में से एक माना जाता है। इमदाद अली खां के द्वारा जो साइंटिफिक सोसाइटी खोला गया, बिहारियों के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में प्रथम प्रयास था, ठीक है। आगे चल करके इसी का एक शाखा पटना में 1873 में बनता है, ठीक है। ईस्वी कम, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत जान लीजिए उसके बारे में। अब देखिए पूसा में जो एग्रीकल्चर फर्म की स्थापना हुई थी, अनुसंधान, वो 1878 में ही हो गया था, ठीक है। 1878 ईस्वी में ही समस्तीपुर में पूसा एक जगह है जहां पर आप जानते होंगे कि कृषि अनुसंधान फर्म है जो कि कृषि से संबंधित है, लेकिन इसको आगे चल करके 1902 में हेनरी फिलिप के अनुदान के बाद इसमें कृषि संबंधित शोध एवं प्रयोग केंद्र की स्थापना की गई, और आगे चल करके 1904 में इसको कृषि विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय आपका यही है। कौन है? तो पूसा कृषि विश्वविद्यालय 1904 में इसको बनाया गया कृषि विश्वविद्यालय के रूप में। ऐसे रिसर्च के रूप में कृषि क्षेत्र में इसकी शुरुआत 1878 ईस्वी में ही हो गई थी, अंग्रेजों के समय में ही, ठीक है। यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय माना जाता है। इसके माध्यम से कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिला, जिससे अर्थव्यवस्था के विकास में मजबूती मिली। अब आ जाइए 1886, पटना सिटी में मोहम्मदन एंग्लो अरबिक स्कूल की स्थापना कब हुई? 1886 में। आप लोगों ने देखा होगा कि अरबिक स्कूल आपका पटना सिटी में है, ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो अरबिक स्कूल, और इसको शमसुल उलेमा मोहम्मद हसन के द्वारा बनाया गया था। अब देखिए ये क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि मोहम्मदन
स्कूल है और इसमें आप देखेंगे कि 70% लोग मुस्लिम लोग का एडमिशन होता है, 30% हिंदू का होता है। तो कोई भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो चाहे हिंदू यूनिवर्सिटी हो, ऐसा नहीं है कि केवल उसी धर्म के लोग रहते हैं, हाँ रेशियो उनकी ज़्यादा रहती है, ये बात होता है। ठीक है, तो अरबिक स्कूल की स्थापना कब हुई? एंग्लो, चूँकि आगे चल करके मुस्लिमों में भी ज्ञान का प्रसार होता है, वो भी जो है पाश्चात्य शिक्षा से प्रेरित होते हैं और उन्होंने भी अच्छे अच्छे स्कूल की स्थापना की और अपने धर्म से जुड़े लोगों को ज्ञान देने का प्रयास किया है। ठीक है, अब आ जाइए 1886 ईस्वी में पटना में भूमि सर्वेक्षण शिक्षा से संबंधित सर्वे टेनिस स्कूल की स्थापना हुई, जो कि तकनीकी ज्ञान में जिससे कि सहायता मिली। अब आ जाइए भागलपुर में टीएनबी तिलका, ये तेज नारायण बनेली, शायद इसका नाम है, तेज नारायण बनेली विद्यालय है, महाविद्यालय। ठीक है, तो इसकी स्थापना भागलपुर में 1887 में ही हो गई। फिर उसी तर्ज पे बीएन कॉलेज, ठीक है, की स्थापना 1889 में पटना में हुई। 1897 में मुंगेर में डीजे कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1900 से 1920 के बीच की घटना। पटना में लॉ कॉलेज की स्थापना 1909 में हुई। फिर 1914 में देखिए नारी का शिक्षा स्थिति अच्छी नहीं थी। नारी शिक्षा की स्थिति से संबंधित जांच पड़ताल समिति की सिफारिश पर पटना के बांकेपुर में बालिका शिक्षा संबंधित इंटर स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1914 ईस्वी में हुई। फिर आगे चल करके 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। देखिए ये पटना विश्वविद्यालय वो क्या था? पटना कॉलेज था। ठीक है, तो पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापना हुई और इसी वर्ष पटना कॉलेज के कला संबंधित स्नातकोत्तर पीजी विभाग की भी स्थापना हुई। ठीक है, और इसी समय आपको हमने बताया था 17 में ही कला से संबंधित पोस्ट ग्रेजुएशन पटना कॉलेज में स्थापित हुई थी। हाल ही में 2017 में ही 2000 पूर्व गया होगा 100 वर्ष। ठीक है, चलिए कार्यक्रम आयोजित किए गए थे 1917 में। फिर सेंडलर आयोग की सिफारिश पर व्यावसायिक, तो सेंडलर आयोग क्या था? तो 1917 में आया और ये क्या था कि व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा में डिप्लोमा डिग्री देने के उद्देश्य से, यानी अब कोई भी तकनीकी शिक्षा लेगा तब भी उसको ग्रेजुएशन का डिग्री, डिप्लोमा का डिग्री दिया जाएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना सेंडलर आयोग के सिफारिश से ही हुई कि अगर कोई लोग तकनीकी शिक्षा लेता है तो उसको भी डिप्लोमा और डिग्री दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन सेंडलर आयोग के बारे में पूछा जा सकता है, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद 1924 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई 1924 में। उसके बाद बिहार का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज यही था। उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर में जो आपका कॉलेज है इंजीनियरिंग, उसकी स्थापना हुई, सेकेंड कॉलेज है। फिर 1925 में, 1924 में पहले इंजीनियरिंग कॉलेज बना, फिर 1925 में पटना जो पीएमसीएच है मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। आगे चल करके डीएमसीएच दरभंगा में भी कॉलेज की स्थापना हुई। फिर 1926 में, अब तो हर एक जिला में बात चल रही है कि एक मेडिकल कॉलेज होना जरूरी है। 1926 में पटना में सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज जो है उसकी स्थापना हुई, स्कूल की स्थापना हुई, जिससे आगे चल करके कॉलेज का दर्जा दिया गया। ठीक है, 25 में पीएमसीएच, उसके बाद पटना में सरकारी आयुर्वेदिक स्कूल की स्थापना 1926 में। 1926 में ही धनबाद में जो है आपका आईएसएम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई, अति महत्वपूर्ण है धनबाद में। उसके बाद 28 में पटना में साइंस कॉलेज की स्थापना हुई। कब हुई? तो पटना साइंस कॉलेज की स्थापना तो 1928 में। फिर 1929 में पटना में जो है पशु चिकित्सा से संबंधित वेटनरी कॉलेज की स्थापना की गई। इसके माध्यम से पशुपालन के क्षेत्र में विकास में तकनीकी सहायता मिली और जिससे अर्थव्यवस्था के विकास में भी सहायता हुई। फिर आगे चल करके देखिए ये कई बार पूछेगा कि हार्टोंग कमेटी की रिपोर्ट कब आई? तो 1929 में। हार्टोंग कमेटी अति महत्वपूर्ण, जो अति महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से एकदम याद रखिएगा। हार्टोंग कमेटी की रिपोर्ट कब आई? 1929 में। इसके अनुसार बताया गया कि बिहार में जो शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षित लोगों की संख्या बहुत ही कम है। यानी कहेगा कि हार्टोंग कमेटी क्या चीज़ से संबंधित थी? तो शिक्षा से संबंधित थी और इसने बताया कि जो उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा यानी 1 to 5 प्राइमरी वाले तो थे यहाँ पे लोग, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर 1939 में पटना में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जो आगे चल करके निफ्ट बन चुका है, तो 1939 में इसकी स्थापना की गई। आगे चलकर कॉलेज का दर्जा दिया गया, पटना विश्वविद्यालय में शामिल कर दिया गया। ठीक है, अभी निफ्ट हो गया वही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। 1939 में छपरा में राजेंद्र कॉलेज की स्थापना की गई थी और दरभंगा में मिथिला कॉलेज, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी 1939 में ही स्थापित की गई। ठीक है,
अब आ जाइए 2004 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज जो एनआईटी का दर्जा दिया गया, जो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज था उसी को 2004 में क्या बना दिया गया, एनआईटी। और फिर 2008 में पटना में ही आईआईटी कॉलेज की स्थापना हुई 2008 में, और 2012 में पटना में एम्स की स्थापना हुई। 2012 में पटना में क्या चीज़ बना, तो एम्स बना, और 2015 में गया में आईआईएम की स्थापना हुई, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और एम्स। तो इस प्रकार से 2012 में पटना में एम्स की स्थापना हो गई और 2015 में आईआईएम की स्थापना हो गई, ठीक है। तो अभी तक अद्यतन फिर अभी भी बहुत सारे कॉलेज प्रस्तावित हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई कॉलेज हर एक ज़िला में बन चुके हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हर एक ज़िला में बन चुका है। तो बड़े बड़े कॉलेज भी, अस्पताल, चाहे आप पीएमसीएच के तरह का देख लीजिए, तो वो भी बहुत सारे ज़िला में प्रस्तावित हैं, तो बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे बिहार का शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आता है, और पाश्चात्य समय से ही हम लोग जो है बिहार के जो गौरवमय इतिहास को अगर आप देखते हैं तो हम लोग शिक्षा जगत में बहुत आगे थे, और हमारा इतिहास शिक्षा से जुड़ा हुआ है। चूँकि हमारे ही धरती पे गौतम बुद्ध और जैसे महावीर स्वामी जैसे लोग को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उन्होंने पूरे विश्व को, गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व को रोशन किया, और पूरे एशिया की रोशनी भी उनको कहा गया है। तो यही बिहार की धरती से ही थे। और साथ साथ आप लोग जो भी आगे देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने अपना विश्व में नाम कमाया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, और गुप्त काल में आगे चल कर के आप देखेंगे आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम वगैरह है, तो उसमें खगोल शास्त्री के बारे में ब्रह्मगुप्त जैसे थे, तो ये सब भी बहुत बड़े विद्वान थे, और गुप्त काल में हमने इसकी चर्चा कर दी है ऐसे, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से, हो नहीं सकता कंफर्म, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे शिक्षा जगत, चूँकि बिहार का जो शिक्षा का विकास हुआ है इस प्रक्रिया से गुजरा है, और अभी वर्तमान में आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से लेकर के छोटे छोटे भी इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ मेरा यही है कि शिक्षा से अगर प्रश्न पूछेगा तो आप लोग जरूर बना लीजिएगा, खास करके मैकाले की शिक्षा नीति, उसके बाद एडम्स की साक्षरता दर कितनी बताई गई थी, फिर आपका वो डिस्पैच कब आया, जहाँ जहाँ हमने घेरा लगाया है और आपने वीडियो देखा है, तो उसमें आप ज़रूर एक बार अच्छे से देखेंगे, सोचेंगे, रट्टा नहीं मारना। अब ये नहीं कि इसको बैठ कर रट रहे हैं, बस आप समझ लिए, सोच लिए, उसी में आपका काम बन जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे 450 ईस्वी सन के आसपास में हुई है। और किसने किया था, तो कुमारगुप्त ने किया था। और कहाँ पे था, तो नालंदा में ही है, ठीक है। फिर विक्रमशिला भागलपुर का विश्वविद्यालय था, और वहाँ पे तंत्र विद्या की पढ़ाई होती थी। ओदंतपुरी में भी तंत्र विद्या की पढ़ाई होती थी। और ये सब प्राचीन समय में बिहार में शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं। और ओदंतपुरी बिहार शरीफ में पड़ता था, और जब मुस्लिम आक्रांता लोग आए तो उस समय वो अच्छा केंद्र बन गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से निश्चित तौर पे आपको यह क्लास लाभदायक होगा। आपके एग्जाम में निश्चित तौर पे प्रश्न पूछे जाएंगे, और आप लोग भरोसा कीजिए, हम आपको सारा करवाएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लें। बस लगातार वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए, जब जब मैं वीडियो डालूं तब तक देखते रहिए। और आपको लाइव सेशन मई में मैं स्टार्ट कर दूंगा, तब तक उम्मीद करते हैं सिलेबस भी आ जाएगा। और तत्काल अभी हमारे ऐप में लगभग 250 से 300 वीडियो डाल दिए गए हैं, पूरा एनिशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, पूरा ज्योग्राफी, पूरा आपका इकोनॉमिक्स, पूरा पॉलिटी अच्छे से कवर हमने कर दिया है। टीचिंग एप्टीट्यूड किया जा रहा है, बहुत सारे वीडियो, फिर टेस्ट सीरीज हो गए, तो सारे कुछ हमारे ऐप में अवेलेबल है। अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। बहुत ही कम फीस में मैं आपको कंप्लीट करवाने जा रहा हूं, इसलिए आप लोग भरोसा कीजिए। सबसे पहले भरोसा करेंगे, ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। ऑनलाइन है तो कई लोग को डर भी लगता है कि ठगे जाएंगे या कुछ भी होगा, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप पहले वीडियो देख ले, ठीक है, पहले आप YouTube से संतुष्ट हो ले, तब आप जुड़ें। अब मेरा BPSC मास्टर करके भी चैनल है, उस पर भी बहुत सारे हमने वीडियो डाल रखा है, 200, 250, 300 वीडियो होंगे कम से कम उस पर भी, तो वो भी पहले आप देख लीजिए, और आपको अच्छा लगे तब जुड़िए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।